डिबेट का एक नया शो शुरू कर रहे हैं। नाम है बहस बाजीगर। लेकिन ये डिबेट शो एकदम अलग है। डिबेट शो के अलग नियम होंगे। ये एक ऐसा डिबेट शो है जिसमें आप भी भागीदार बन सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। हम आपको बहस के बाजीगरों से मिलवाने से पहले आज का मुद्दा बता देते हैं। आज का मुद्दा है, क्या गड़े मुर्दे उखाड़कर आज के मुद्दों को दफन किया जा रहा है। स्क्रीन पर नीचे दिए गए क्यूआर स्कैनर को स्कैन करके आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। हर देश अपना नायक, अपना खलनायक चुनता है। हर देश यह तय करता है कि वो किसे पूजेगा और किसे नहीं। क्या इतिहास के मुद्दों को उठाना आज के मुद्दों के साथ समझौता है? क्या महंगाई, बेरोजगारी, देश का विकास इनके साथ समझौता है? विषय हमने बड़ा उठाया है और इस पर क्या कहते हैं यहां पर मौजूद वक्ता, क्योंकि इस डिबेट के नियम बिल्कुल अलग होंगे। इस डिबेट में तीन लोग दोनों टीमों की तरफ से बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, जो पक्ष और विपक्ष में बोलेंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ जजेस के तौर पर यहां पर 3 जज मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे खास हमारी इस बहस में हमारे लिए है ये जनता। तालियों के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस बहस बाजीगर शो में शामिल होने के लिए। तो बहस बाजीगर शो के नियम क्या है आप लोगों को जरा बता देते हैं। आप सोच रहे होंगे ये लाल गमछा वाले, सफेद गमछा वाले, नीले गमछे वाले ये सब क्यों ऐसे आए हैं। तो मुद्दा ये है कि अगर आप जो टॉपिक है, जो विषय है, उसके खिलाफ है तो आप लाल गमछा उड़ेंगे, रेड सिग्नल है ना, रेड लाइट पर रुकते हैं। वैसे ही अगर आप उस टॉपिक के पक्ष में हैं तो आप नीला गमछा ओढ़े हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो बहुत महान हैं, जो सफेद गमछे के साथ हैं, जिन्होंने कहा है कि भाई हम इस पर कोई साइड लेने को तैयार नहीं है। हम बहस सुनेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि हम किसके पक्ष में हैं। तो आप लोगों को ये आज़ादी होगी कि आप अगर विषय के बीच में पक्ष विपक्ष को सुनने के बाद चाहते हैं तो आप पाला बदल सकते हैं। यहाँ गमछा हमने रख दिया है तो आप यहाँ से नीला गमछा उठा के उधर जा सकते हैं, लाल गमछा उठा के इधर जा सकते हैं और इसी के साथ साथ बदलाव कर सकते हैं। अब ये वक्ताओं पर निर्भर करेगा कि वो किसको कितना बदलते हैं। वैसे ही नीले गमछे वाले आप लोग भी इधर आ सकते हैं। आप लोग बुलाएंगे उनको और आप लोग कितना बुलाने वाले हैं। ये देखिए, ये लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। इधर वाले कह रहे हैं इधर आ जाओ और इधर वाले कह रहे हैं उधर आ जाओ। वक्ताओं को ये तय करना है कि वो किसको बुलाएंगे। तो अब तालियों के साथ हम मंच पर स्वागत करने वाले हैं अपने पहले मेहमानों का, यानी तीनों जजेस का। तालियों के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले आमंत्रित करूंगी प्रभु चावला, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और अब जी जनाब, जय हिंद के साथ फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक के मंच पर जज के तौर पर। और कमलेश सिंह जी के लिए तालियां बजाइए। 3 ताल के ताऊ हैं ये, डिजिटल इन्फ्लुएंसर है। तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन आप तीनों का। और तैयारी है ना विक्रम सिंह साहब? अंजना जी बिल्कुल तैयारी पूरी है। हाँ। आपके शो के लिए शुभकामनाएं और शुभारंभ किया जाए। श्री गणेशाय नमः। और अब वक्त है कि हम बहस के बाजीगरों को मंच पर बुलाएं। तो बहस बाजीगरों में सबसे पहले बारी आती है गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है। आइए मंच पर। संगीत रागी जी और मलुक नागर साहब, तीनों आइए और अपनी अपनी जगह संभाल लीजिए, क्योंकि ये वो टीम है जो आज इस मोशन के खिलाफ बोलने वाली है। मोशन आपके सामने कुछ ही देर में हम रखने वाले हैं। और अब बारी है अगली टीम को मंच पर बुलाने के। तो बहस के बाजीगर अब आएंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी की, पहले पेशे से पत्रकार थी, अब प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, सुप्रिया श्रीनेत। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। बहस के बाजीगर अपनी अपनी कुर्सी संभाल चुके हैं। हॉट सीट पर आप लोग बैठे हुए हैं। कितनी गर्मी है उसका एहसास ये लोग आपको कराएंगे, लेकिन दिलचस्प होगा कि आप अपने तरफ कितने लोगों को ला पाते हैं। अब इस नियम को आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जजेस तो आपसे सवाल प्रश्न करेंगे ही, आपको बीच में इंटरजेक्ट करेंगे, लेकिन आपके लिए गौरव भाटिया, मलुक नागर और संगीत रागी सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर ये ब्लू गमछे वालों को या सफेद गमछे वालों को आप अपनी तरफ ला पाते हैं। गमछे हमने बीच में रख दिए हैं, वो अपना गमछा उतार कर लाल रंग पहन के उधर जा सकते हैं।
वैसे ही आप तीनों के लिए, सुप्रिया श्रीनेत, अनुराग भदौरिया और आशुतोष, सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो लाल गमछे वाले चेहरे, इनको गौर से देख लीजिए और इसके बाद लाल वाले हो या सफेद वाले हो, इनमें से कितनों को आप ब्लू गमछा उड़वा सकते हैं। तो तैयारी पूरी है और अब हम बहस बाजीगर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए चलिए। लोकतंत्र की सांसें बहस से होती है। बहस में जब दोनों पक्ष तर्क करते हैं तभी कोई हल निकलता है और इसीलिए बहस बाजीगर कार्यक्रम से आज तक की ये पहल है कि कम से कम युवाओं को नेताओं के आमने सामने करे, प्रश्न जवाब दोनों तरफ से हो और ये तय हो कि कौन किस बात पर भरोसा करता है, बहस में तर्क पर कितना विश्वास रखता है। लेकिन ये भी हमने सोचा है कि बहस के बाजीगर तो इनमें से कोई बनेगा, लेकिन युवा बहस बाजीगर भी आज हम चुनने वाले हैं। तो आप लोगों में जिसके मन में बहस करने का कीड़ा हो या फिर अंदर ही अंदर ये जज्बा हो कि देश के सामने मैं अपनी बात कहूं, तैयारी रखिएगा और युवा बाजीगर चुनने के लिए मैं आपके बीच में आऊंगी। आप हाथ उठाइएगा और जिसको बोलना है आपको 1 मिनट मिलेगा अपने टॉपिक पर बोलने के लिए। तैयार है आप लोग? तो अब बता देते हैं आज का विषय जिस पर हम बहस करने वाले हैं, और वो विषय ये है कि क्या गड़े मुर्दों को उखाड़कर आज के मुद्दों को दफन किया जा रहा है? क्या औरंगजेब से लेकर महाराणा सांगा सबकी चर्चा करके आज के जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है देश को? इन सब पर चर्चा करेंगे और इसके लिए आपको अपनी अपनी टीम से अब एक एक व्यक्ति को सबसे पहले चुनना है। तो समझ लीजिए कि कौन आएगा। अपनी अपनी तरफ से एक एक व्यक्ति आ जाइए। मुझे पता था, आप लोगों को भी पता था ना कौन आएगा। कौन आ रहा है? आइए, गौरव भाटिया जी और सुप्रिया श्रीनेत जी अपनी अपनी तरफ से आ रहे हैं मोर्चा संभालने के लिए और उसके बाद विषय पर वो अपनी बात 2 मिनट के लिए रखेंगे। अब आप लोगों को सबसे ध्यान से सुनना है क्योंकि गमछा पलटने का वक्त आ चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया जी, हल्ला बोल दिया जाए, शुरू कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, रहनी चाहिए भारत की विरासत और तिरंगे की आन बान शान, और मिटा देना है दुश्मनों का नामो निशान। इधर से तालियां नहीं आ रही, मेरे भाइयों को भी इधर लेके जाना है, यही कोशिश रहेगी। मैं सबसे पहले ये कहता हूं, अभी बात हो रही थी कि विरासत कितनी जरूरी है और गड़े मुर्दों को उखाड़े या जो अभी मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि विरासत भी और विकास भी। और क्यों मैं बताता हूं। भारत के पास क्या है जो पूरे विश्व में किसी मुल्क के पास नहीं है? सबसे बड़ी बात है, हमारे पास वो विरासत है। उनसे पूछो तुम्हारे पास क्या है, वो कहते हैं मैकडॉनल्ड्स है, हमारे पास डेल कंप्यूटर है, हम कहते हैं हमारे पास ऋग्वेद है, भगवान राम है। भारत के रोम रोम में भगवान राम है। और हमारे पास विरासत किसकी है? अब्दुल हमीद साहब की। इन लोगों ने बात करी औरंगजेब इनके आदर्श बने। हमारे आदर्श और आप लोगों के आदर्श कोई है तो अब्दुल हमीद है, और अब्दुल हमीद को अपना अगर आदर्श मानोगे तो पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हम उनकी विरासत भूलेंगे नहीं। दूसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है, भव्य राम मंदिर हमें नाज है, हमारे लिए गर्व की बात है। ये कहते थे भगवान राम काल्पनिक है, हम कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। ये अलग बात है, ये आ नहीं पाए। अब करते हैं विकास की बात। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया किस तरह से फोर्ट लार्जेस्ट एक्सचेंज हमारा है। हमारी वीर सेना इतनी वीर है, पाकिस्तान में घुस के ठोकती है बालाकोट में। ये हमारा विकास है। टाइम आप। वकील साहब ने तो वकालत बीजेपी की कर दी है, अब आप अपनी बात रखिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत, आपका समय शुरू होता है अब। बहस बाजीगर कार्यक्रम के लिए आपको मेरी शुभकामनाएं। एक नया कार्यक्रम है और यहाँ पर बैठे हुए युवा, चाहे वो इधर के हों, चाहे वो बीच के हों, और चाहे आप हो, आप देश का भविष्य हैं। इस बहस का पार्ट बनिएगा। और जजेस को भी मेरा नमस्कार। गड़े मुर्दे अगर नहीं उखाड़े जाएंगे तो आज के मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी, जो चर्चा बीजेपी कर नहीं सकती है। इसीलिए बीजेपी
आपको 400 साल पहले के इतिहास में और 40 साल बाद के भविष्य में मशगूल रखेगी, जिससे वर्तमान की चर्चा ना करनी पड़े। आपको 400 साल का इतिहास और 40 साल के भविष्य के सपने दिखाए जाएंगे। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर बात करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो 100 करोड़ लोग जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जो 19 लोग रोज आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर बात करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो मिडिल क्लास जिसकी आय नेशनल इनकम का 1820 के लेवल का हो गया है, अंग्रेजों के शासन से पहले उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो आपकी आंख जलती रहेगी, आप खांसते रहेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री 858 करोड़ के बजट का पोल्यूशन कंट्रोल पर 7 करोड़ खर्चा करेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो अमेरिका और चीन जैसे लोग स्पेस पर जाएंगे, डीप सीक लाएंगे, आपसे खुदाई कराई जाएगी, आपसे दरिया बिछाई जाएंगी, लेकिन इनके नेताओं के बच्चे अमेरिका से लेकर लंदन और सिंगापुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो देश पर 200 लाख करोड़ के कर्ज पर चर्चा होगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो कुंभ के भगदड़ पर चर्चा होगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो जो 75,000 एमएसएमई बंद हो गए, जो 5 लाख लोग बेरोजगार हो गए, जो 15 लाख का दावा और 2 करोड़ रोजगार का वादा था, वो खुल जाएगा। इसीलिए गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। आपका समय होता है अब खत्म। तालियों के साथ दोनों ने जबरदस्त पारी खेली है। पहला बैटर जो अपनी अपनी टीम से उतरा है उसे जबरदस्त पारी खेली है। जजेस से एक बार फीडबैक ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपनी जगह पर जाइएगा। जी जनाब। आप सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। आपने जिस प्रकार ओजस्वी वक्तव्य दिया है, आप स्वयं देख सकती हैं कि आपने सबको सम्मोहित कर लिया, वशीभूत कर लिया। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में और राष्ट्र के जीवन में अतीत के खंडहर या भविष्य की कल्पनाएं या वर्तमान, क्या दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है? इस पर जरा प्रकाश डालने की कृपा करें। ठीक है, अगला स्पीकर बोलेगा। अभी तक तो मामला बराबर चल रहा है। दोनों देख ने लीजिए गौर से। बहुत हाँ और गड़े मुर्दे उखाड़े जाने चाहिए कि नहीं ये तो हम नहीं जानते हैं, पर जो भी मुर्दे उखाड़े गए हैं उनका पोस्टमार्टम आज मैं देखना चाहता हूँ कैसा होता है। क्या बात है, आपको कैसा लगा इन दोनों का पोस्टमार्टम? मैं इन सबको देखता हूँ, काफ़ी दिनों देखता आ रहा हूँ। मैं सोचता कोई नई बात कहेंगे, दोनों नई बात कहीं किसी इन्होंने की, कोई भाषण कई बार दे चुके हैं, वही बातें रिपीट इन्होंने की हैं। मैं भाटिया जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो जवाब चाहिए था इन लोगों को कि आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं, इसका जस्टिफिकेशन आपने नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था। तो अपने अपने दोनों बैटर जो पहले ओपनिंग बैट्समैन थे अपनी अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। तो अब इससे पहले कि हम दूसरे बैटर को यहाँ पर बुलाएं, एक बार ऑडियंस के बीच में चलते हैं। और हमने सोचा है कि यहाँ तो बहस का बाजीगर तय होगा ही, आप बेस्ट टीम चुनेंगे, आप चुनेंगे कि आखिर बेस्ट स्पीकर कौन रहा, लेकिन यहाँ पर भी हम चुनना चाहते हैं कि क्या युवा बाजीगर कोई है जो युवा बहस बाजीगर बनना चाहता है। उठिए माइक लीजिए। गौरव सर ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा भाषण दिया है, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने से होगा क्या? आज आप देश को ये बताइए कि गड़े मुर्दे अगर आप उखाड़ेंगे तो इनसे होने क्या वाला है? क्या इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या इससे जो बच्चे जो जिनकी उम्र निकल रही है, जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, क्या उनको नौकरी उनको मिल जाएगी? तो ये मेरे ख्याल से गड़े मुर्दे अब नहीं उखाड़ना चाहिए। हमें देश को आगे बढ़ाना चाहिए और सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। कितनों को युवा बाजीगर ने इंप्रेस किया? हाथ उठाइए। उधर वाले तो एकदम ही शांत है, उन्होंने तय किया हुआ है। होगी भी नहीं। हाँ उधर से भी कोई बोलेगा। इधर से कौन बोलना चाहता है? आप? वाह, बहुत अच्छा। मैम ने जैसा बोला कि हमें अपने पास्ट की बातों को इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुगल एम्पायर आया, मुगल्स इंडिया में आए, तो जो इंडिया की विमेन थी उनको घरों में बंद कर दिया गया क्योंकि उन्हें उनसे बचाना था। हम रामायण में देखते हैं माता सीता राम के बगल में बैठती हैं, लेकिन मुगल एम्पायर के आने के बाद कोई भी महिला पर्दा से बाहर नहीं दिखती है। अगर कोई पाला बदलना चाहता है तो आपका वक्त आ चुका है। यहाँ पर भी तीनों रंग के गमछे हमने रखे हैं, नीला, सफेद और लाल, और यहाँ पर भी है। अगर किसी को पाला बदलना है या उधर से पाला बदलना है तो आप आ सकते हैं। नहीं, अभी और सुनोगे? पूरी फिल्म देखनी है, हैं? चलिए ठीक है, आपके पास अभी बहुत वक्त है। और अब मंच पर हम बुलाएंगे अपने अगले 2 स्पीकर्स को। तो जो बेस्ट बैटिंग, वैसे आप लोग भी ध्यान रखिए, ये जो युवा हैं बहुत तेज तर्रार हैं और आपकी कुर्सी को खतरा है आने वाले वक्त में। कौन बोलेगा? आप अपनी टीम की तरफ से चूज कीजिए। अनुराग भदौरिया, मलुक नागर साहब, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां। मलुक नागर,
आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। हल्ला बोल दिया जाए। देखिए अंजना जी, आज का जो विषय है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से, मुद्दों से भटकाने की कोशिश, और जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता सुप्रिया जी बोल के गई हैं, बिल्कुल पॉइंटेड किया। जो हमारे एक नौजवान ने बोला, पॉइंटेड बात की, तो प्रश्न उठता है कि गड़े मुर्दे उठाए किसने या उखाड़े किसने? अगर औरंगजेब की बात आती है तो इंडिया गठबंधन के पार्टनर महाराष्ट्र से उठाते हैं। अगर राणा सांगा की बात आती है, जो इतिहास और देश की संस्कृति पे चोट पहुंचती है, तो ये गड़े मुर्दे उठाए किसने? इंडिया गठबंधन ने। अरे क्या कहना चाहते हो अंग्रेज औरंगजेब के बारे में? क्या कहना चाहते हो? क्यों बेइज्जती करना चाहते हो राणा सांगा के बारे में? बाद में कहते हो जवान फिसल गई, ये मतलब नहीं था, मुझे सुरक्षा चाहिए। बात सीधी सीधी अगर करें, जो पूरे वर्ल्ड में आज मोदी जी पॉपुलर हो रहे हैं, जो वर्ल्ड का सबसे ताकतवर देश यूएस आगे आकर के मोदी मोदी के नारे लगते हैं, क्या वो नहीं झिल रहे तुम पे? देश तरक्की कर रहा है, क्या वो नहीं झिल रहा तुम पे? देश में नई नई तकनीक आ रही है, हर विभाग और हर सब्जेक्ट से संबंधित, क्या वो नहीं झिल रही तुम पे? देश तरक्की कर रहा, क्या वो नहीं झिल रहा? देश की इकोनॉमी तरक्की कर रही है, क्या तुम पे वो नहीं झिल रहा? और आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में जहां देश की बात आती है और वहां देश के भारत का नाम, प्रधानमंत्री का नाम ऊंचा हो रहा, वो नहीं झिल रहा? या स्टालिन जो पूरी भारतीय संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, हिंदू संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं, कुंभ के खिलाफ बोलते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, जम्मू कश्मीर से भारत देश के खिलाफ बोलते हैं महबूबा मुफ्ती, क्या तुम पे ये तरक्की करता हुआ देश झिल नहीं रहा है क्या? आपका समय समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है। ये जो झिल रहा आपने किया ना, एकदम हिला दिया है सबको। लेकिन देखते हैं जनता क्या बोलती है। दिलचस्प होगा ये देखना। वो कह रहे हैं कि अबू आजमी हो, रामजीलाल सुमन हो, एक विधायक, एक सांसद, सब आप ही की पार्टी के, तो मोर्चा संभालिए। और 2 मिनट अनुराग भदौरिया जी, आपका समय शुरू होता है अब। देश की खूबसूरती है अनेकता में एकता। इस देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े मिलके सब एक साथ रहते हैं। देश की आज़ादी में सब ने अपना योगदान दिया, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो। अगर उन्होंने ये सोचा होता कि आगे चल के लोग धर्म की राजनीति करेंगे, तो क्या वो शहीद होते देश के लिए? देश के लिए उन्होंने जान दे दी। और आप आज क्या कर रहे हो? गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हो। मैं चाहता हूं औरंगजेब की कब्र खोदने से अगर आपको रोजगार मिलता है तो चलिए मैं आपके साथ चलता हूं कब्र खोदने के लिए। अगर मैं चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र खोदने से इस देश में महंगाई खत्म होती है तो चलिए सबसे पहला फावड़ा मैं चलाऊंगा। चलिए आप अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से इस देश के अंदर में महिलाओं का सम्मान बचता है तो चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। और देश की कब्र खोदने से अगर देश का विकास होता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप देश को असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। लगातार आप विपक्ष क्या जिम्मेदारी होती है कि सरकार को आईना दिखाना। सरकार कोई कानून लाती है तो विपक्ष अपना उसमें अपनी मत देता है, लेकिन आप विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते। पार्लियामेंट के अंदर से 140 सांसदों को आप निलंबित कर देते हो। विपक्ष के सांसदों को निलंबित करके आप कानून पास करना चाहते हो। तो क्या आप लोकतंत्र पर विश्वास कर रहे हो? क्या आप संविधान पर विश्वास कर रहे हो? सारी कार्रवाई विपक्ष के ऊपर होगी। विपक्ष के नेता के मुंह से कोई गलती से एक शब्द निकल गया, तुरंत आपकी कार्रवाई शुरू हो जाती। लेकिन आपके नेता लगातार अगर यहाँ प्रभु राम के बारे में बोलेंगे, क्या इनके नेता ने नहीं बोला प्रभु राम के बारे में? दशरथ के बेटे प्रभु राम नहीं है क्या? इनके नेता निषाद जी ने नहीं बोला? उसके बारे में नहीं बोलेंगे। इनके नेता खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर में प्रभु के बारे में गलत सलत बोल रहे थे। हमने पार्टी से निकाला तो इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया। अगर प्रभु राम को कोई गलत बोलेगा अपनी पार्टी में ले लोगे, फिर कहोगे हम सनातन की बात करते हैं। आप सनातन की नहीं, सनातन की बात कर रहे होते तो प्रेम की भाषा बोल रहे होते। सनातन की बात कर रहे होते तो आप यहाँ मानवता की बात कर रहे होते। सनातन की बात कर रहे होते तो यहाँ सभी धर्मों का सम्मान कर रहे होते। आप सभी धर्मों का सम्मान नहीं कर रहे हो। और हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश से कंपेयर मत करो। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है। ये पूरे विश्व में इसलिए जाने जाते हैं वसुधैव कुटुंबकम का है। हम सबको अपना मानते हैं, इसीलिए तो हमारी देश की खूबसूरती है। लोग हमारी तरफ भागे क्यों भागते हैं? क्यों हमें महान बोलते हैं, विश्वगुरु बोलते हैं? क्योंकि यहाँ सनातन है और सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है। अरे भाई, बहसबाजी करने में तो हल्ला बोल दिया आज एकदम। अनुराग भदौरिया ने कमाल ही कर दिया। देखते हैं क्या होता है। मलुक नागर जी, कुछ नया सुनने को मिला? प्रभु जी, गड़े मुद्दे उखाड़ना, अब ये कंपटीशन, अब मुझे समझ में आया सर, ये क्यों न्यूट्रल बैठे हैं? ये कंपटीशन क्या है? कंपटीशन क्योंकि इस पे सिर्फ इन्होंने ताली बजाई। आप अंजना जी, कंपटीशन ये है कि कौन कितना जोर से बोल सकता है और कितने बार मोदी जी का या नेताजी का नाम ले सकता है। ये कंपटीशन यहाँ पर। कमलेश जी,
हाँ, मैं ताऊ जी बहुत अच्छा, जो आप कह रहे हैं वो आपने पहले भी कहा है आप सबने। मैं एक चीज़ चाहूँगा, उधर से हमारे बहस के वीर ने भी बोला, हम बड़े चिंतित हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की जगह हमें डीप सीक बनाना चाहिए, चांद पे जाना चाहिए, विकास करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लाना चाहिए। जिन लोगों को ये सब करना है वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे, वो काम कर रहे हैं। आप लोग नेतागण जो हैं वो तो यही करेंगे ना, आपका काम ही गड़े मुर्दे उखाड़ना है। आपकी क्या राय है इस पर? मेरा एक मौलिक सवाल है आप दोनों ओजस्वी वक्ताओं से, तो क्या विश्व का कोई भी एक देश है जिसने इतिहास को डीप फ्रीज में डाल दिया है? क्या 3 जो बैटल ऑफ पानीपत हुए थे, 1, 2, 3 और बक्सर युद्ध, उसकी नसीहतें हमें नहीं लेनी चाहिए? जो त्रुटियां ऐतिहासिक रही हैं, क्या उसके ऊपर हमें कोई कोर्स करेक्शन नहीं करना चाहिए? ये आप विद्वान पहले से मैं समझना चाहूंगा आपसे, इस पे प्रकाश डालने के बाद। ठीक है, अगला जो वक्ता आएगा इनकी तरफ से वो इस बात पर प्रकाश डालेगा। अभी रुक जाइए, अभी जनता की बारी है, उसके बाद से आप दोनों जो सबसे प्रिय दोस्त हैं एक दूसरे के, मंच पर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। सवाल, छोटे छोटे सवाल, ठीक है? मेरा नाम तनु सिंह राजपूत है और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में महाराणा प्रताप, महासंगा, बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा हुए थे, लेकिन आज हमारा 2025 में क्या उन बातों को दोहराना जायज है? यहाँ पे इतने सारे केसेस है, रेप केस है, महिलाओं की सुरक्षा के केस है। महाकुंभ हुआ था, वहाँ पे औरतों की सुरक्षा नहीं थी, वहाँ पे औरतों का नंगा वीडियो वायरल हुआ था। क्या सरकार उस पर कुछ कायम किया? ठीक है। गड़े मुर्दे नहीं है, ये इतिहास पे चर्चा है। क्यों ना इतिहास पे चर्चा हो, क्योंकि जैसा सर ने कहा इतिहास हमारे वर्तमान को निर्धारित करता है। इतिहास जब बच्चा 6ठी क्लास में जाता है तो वो पढ़े ना, एटलीस्ट हम उसको सच तो बता सकते हैं। क्योंकि जब पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने उन्होंने इतिहास को छुपाया। बताएं ना हम कि क्यों जजिया लगाया गया, जजिया देने का प्रोसेस क्या था, उसके ऊपर चर्चा क्यों ना हो, इतिहास क्यों ना बताया गया। आप सभी के लिए सबने अच्छे सवाल किए और मैं फिर दोहराऊंगी कि जो हॉट सीट पे बैठे हैं उनको बहुत खतरा है आज के युवा बाजीगरों से। आइए मंच पर जो अपने तीसरे वक्ता हैं, दोनों तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजा दीजिए। जबरदस्त, परम प्रिय मित्र हैं दोनों के, रील सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं गलबैयां करते हुए, लेकिन जैसे कैमरा ऑन होता है दोनों गोलीबारी शुरू करते हैं, बारूद का खजाना खुलता है। और इसीलिए अब अगले वक्ता जो हमारे साथ हैं, आपका 2 मिनट संगीत रागी जी शुरू होता है। अब प्रोफेसर है, वैसे ही सुनिएगा। देखिए, जो समाज अपने इतिहास से नहीं सीखता है वह इतिहास बन जाता है। इसलिए ये सवाल गड़े मुर्दे का नहीं है, सवाल ये है कि औरंगजेब आक्रांता विधर्मी हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमारे देश को लूटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे भगवान के मंदिरों को तोड़ा, बलात्कार किए, धर्म परिवर्तन किया, सारे काम किए। क्या चूंकि वो मुस्लिम थे इसलिए इस देश का एक मुस्लिम समाज उनमें नायकत्व ढूंढता है, उनसे एक प्रेरणा लेता है। वो मानसिकता थी जिसे जिन्ना ने कहा था गांधी से अपने पत्र संवाद में कि हमारे नायक अलग हैं, हमें पवित्र चिन्ह हमारे अलग हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे और इसलिए हमको पाकिस्तान चाहिए। अभी यहाँ बात हुई थी क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? अफगानिस्तान में भी बेरोजगारी दूर हो गई थी। अफगानिस्तान एक बहुत डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा था। ईरान जो है राजा पहलवी से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज महिलाएं बुर्का पहन करके चल रही हैं। मैं इशारा कर रहा हूं, तालिबानी मानसिकता इस देश में घर कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा यदि खतरा है तो पॉलिटिकल इस्लाम है। और यदि उस चीज को यदि आपको जानना है, लास्ट जो अंबेडकर की उक्ति है कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के अब तक हम हिंदू समाज लड़ते रहे आपस में, नतीजा यह है कि हम गुलाम बने। इसलिए उस इतिहास में औरंगजेब के दुष्कर्मों से को नायकत्व कौन ढूंढता है? आज का मुसलमान ढूंढता है और वो सड़कों पर हजारों जा करके और गलियों में दंगा करता है। इसलिए ये चेतावनी है हिंदू समाज के लिए कि उनके प्रति सजग रहे। बांग्लादेश में आप देख लीजिए क्या हुआ है, पाकिस्तान में क्या हुआ है, हिंदुस्तान में भी यही होगा यदि आप सचेत नहीं रहे तो। प्रोफेसर साहब ने अपना लेक्चर पूरा कर लिया है। चलिए आशुतोष जी माइक उठाइए और आपका समय 2 मिनट का शुरू होता है अब। मैं विक्रम सिंह जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि इतिहास से सबक लेना चाहिए, बदले नहीं लेना चाहिए। आज इतिहास से बदला लेने की कोशिश की जाती थी। एक जमाना था जब नेहरू जी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आज एक नई किताब लिखी जा रही जिसका नाम है भारत एक खोद। आप खोदिए,
जितना खोदना है खोद डालिए। ये खोदने की जो परंपरा शुरू हुई है, ये क्यों है? आप कहां तक खोदेंगे? औरंगजेब तक खोदेंगे, अकबर तक खोदेंगे, या पुष्यमित्र शुंग तक जाएंगे, गुप्त डायनेस्टी पे जाएंगे, मौर्य डायनेस्टी में जाएंगे? कहां तक जाएंगे आप? ये क्यों हो रहा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की तारीख में इन मुद्दों पे चर्चा ना हो कि भारत के अंदर पिछले 12 साल का नेट जो एफडीआई फ्लो है 12 साल के निम्नतम स्तर पर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका 15% से घट के 14% नीचे जा रहा, और जिस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे जाता है वहां बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ती है। आपने कहा मेक इन इंडिया, कहां है मेक इन इंडिया? स्किल इंडिया कहां है स्किल इंडिया? इस देश में गरीब को आज भी गरीबी होती है। आप 80 करोड़ लोगों को खाना क्यों खिला रहे हैं अगर गरीबी नहीं है तो? इस देश के अंदर बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, इस देश के अंदर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस देश के अंदर आज की तारीख में जो हालात है, आने वाले समय में बड़े पैमाने पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने यह बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र ये देश पर एक बहुत बड़ी आपदा है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था हिंदू राष्ट्र इस देश पर सबसे बड़ी आपदा है और इसको हर हालत में रोकना चाहिए था। ये जो गड़े मुर्दे खोदे जा रहे हैं, दरअसल उस आपदा को बुलाने की कोशिश की जा रही है जिसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने आगाह किया था। और जब तक ये खुदता रहेगा तब तक इस देश का बेरोजगार होता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, रुपया गिरता जाएगा। चलिए तालियों के साथ दोनों स्पीकर्स के जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। दोनों ने पारी जबरदस्त संभाली है। माइक उठाइए और जीत जनाब बताइए किसकी बात में ज्यादा दम दिखा। आप दोनों ने अपनी बौद्धिक संपदा से हम सबको सम्मोहित किया, वशीभूत किया। साधुवाद आप दोनों का। लेकिन मैं एक विचार देना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद हमारे राष्ट्र नायक हैं, उन्होंने ये कहा इंडियाज हेरिटेज इज रूटेड टू द पास्ट। मैं चाहूंगा इस पर विचार करें कि भारत की विरासत हमारे इतिहास में निहित है। अगर इतिहास को भूले तो हम अपने आप को भूल जाएंगे। इस पर जरूर विचार करें। प्रोफेसर रागी ने कहा कि इतिहास से जो नहीं सीखते हैं, इतिहास उनको सिखा देता है या सजा देता है। इतिहास बन जाते हैं। तो मैं आग्रह यही करूंगा कि आप भी सीखें। और आशुतोष जी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बहुत सारे सेक्टरों के उन्होंने नाम गिनाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी उन्होंने नाम लिया जिसमें भी गिर गया है शायद। मैं इससे अग्री नहीं करता हूं। हम हर महीने 5 कंट्रोवर्सी मैन्युफैक्चर करते हैं, सारा मैन्युफैक्चर्ड होता है। एक आदमी बॉल डालता है, दूसरा उस पर छक्के मारता है, तीसरा उसका कैच लेता है। जितने पॉलिटिकल भाषण हो रहे हैं उसका तो कंटेंट पॉलिटिकल ज़्यादा है। हालांकि उन्होंने कहा जी इंटेलेक्चुअल कैपिटल थी उसके अंदर, इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बाद में बात हो रही है। लेकिन जो यहाँ पर ये हो रहा है कि हम भूतकाल को ऐसी अच्छी बातें उठा के क्यों नहीं लाते सामने जो आज की नीतियों के ऊपर असर करें और भविष्य में सोने की चिड़िया भारतवर्ष को बनाया जाए। इसके ऊपर बातचीत कोई नहीं करना चाहता यहाँ पर। अब हम इस डिबेट के सबसे अहम पड़ाव पर आ गए। पहले तो तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। अब हम इस बहस के सबसे बड़े पड़ाव पर आ चुके हैं, क्योंकि अब मंच पर दोनों टीमों की तरफ से एक एक व्यक्ति सामने आएगा और फिर वो सीधा जजेस के सवालों का जवाब देंगे। और इसी के साथ साथ आपके लिए मौका होगा जब आप गमछा बदल सकते हैं। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत गौरव भाटिया और सुप्रिया शिलेत का। दोनों अपनी अपनी टीम की तरफ से अब सीधे जजेस के सवालों का सामना करेंगे और उसके बाद ऑडियंस से भी एक एक सवाल तीनों हिस्से से लेंगे और फिर गमछा बदलने की बारी होगी अगर किसी को बदलना है तो। प्रभु जी, आपके सवाल से शुरू करते हैं। गौरव जी, मैंने पहले भी कहा, इस बार एक ही सेंटेंस में आपसे पूछना चाहूँगा, आप गड़े मुर्दे कौन से किस्म के उठाना चाहते हैं? केवल मुगल पीरियड के अंदर सब कुछ बुरा हुआ हिंदुस्तान के अंदर, या उससे पहले कोई अच्छा हुआ? अकबर भी आपको याद आता कि भी कि नहीं आता? अगर अबू आजमी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है तो गड़े मुर्दे हम उखाड़ रहे हैं। अगर ये व्यक्ति जो कहता है कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ है, राहुल गांधी जी, तो हम लोग गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। और मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहता हूं, सबसे पहले 12 करोड़ टॉयलेट बनवाए नरेंद्र मोदी जी ने, महिला अस्मिता का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। 11 करोड़ गैस सिलेंडर दिए महिलाओं को तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए, और 13 करोड़ घर ऐसे हैं प्रभु जी जहां नल में जल आने लगा तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए। अभी आप कह रहे थे मोदी जी का नाम और अपने नेता का नाम। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, अगर नेता के नाम पे आपको गर्व होगा, भारत के नाम पे गर्व होगा तो बार बार लेंगे। और जो लोग अपने नाम पे गर्व नहीं करते वो अपना नाम यूपीए से इंडी अलायंस कर लेते हैं और नकली गांधी बन जाते हैं। और
आप कहते हैं गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, मैं कहता हूं अभी तो पीओके लेना है, वहां पे भी तिरंगा लहराना है। अगर अतीत में नहीं जाएंगे तो पीओके वापस कैसे लाएंगे जो चाचा नेहरू ने दे दिया था? चीन से अपनी भूमि वापस कैसे नहीं लेंगे? वैसे करार एमओयू ये करते हैं, इलू इलू ये करते हैं, अपनी जमीन वापस लाने का काम मोदी जी का। हमारे मोदी जी वो है भ्रष्टाचारियों और औरंगजेब की कब्र है जिसने खोदी, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। विक्रम सिंह साहब, अब आप माइक उठाइए और आप सुप्रिया जी से सवाल पूछिए, सीधा वो जवाब देंगे। सुप्रिया जी, मैं आपका विद्वतापूर्ण वक्तव्य चाहूंगा। आपने सब बातें कही, लेकिन क्या पुलिस सुधार, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, न्यायिक सुधार, इस पे अगर हम पहले चर्चा कर लें और बाद में हम अन्य विषय करें तो क्या हमारी प्राथमिकता ज्यादा श्रेष्ठ नहीं होंगी? मैं अपनी बात शुरू करूंगी। इतिहास से हमें क्या सीखना चाहिए? इतिहास आपको कैसे याद करता है? इतिहास ये टीवी डिबेट से हमें याद करेगा। इतिहास याद करेगा किसने कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी करी, किसने किसकी कब्र खोदी। इतिहास आपको याद करता है कि आजाद भारत में जब सुई नहीं बनती थी तो आपने वहां पर एम्स बनाया, आईआईटी बनाए, बार्क बनाया, इसरो बनाया। इतिहास याद करेगा जय जवान जय किसान का आपने नारा दिया और हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन लाए। इतिहास याद करेगा कि आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर विश्व का भूगोल बदल दिया। इतिहास याद करेगा कि आज के डिजिटल इंडिया की नींव आपने आईटी और टेलीकॉम की रेवोल्यूशन 1984 में रखी, तब इतिहास याद करेगा। इतिहास याद करेगा कि आप खाद्य सुरक्षा बिल लाए। इतिहास याद करेगा कि आप मनरेगा लाए, जो आज भी गांव देहात में संजीवनी बन के खड़ा है। इतिहास आपको इमारतों से नहीं, इतिहास आपको लफ्फेबाजी से नहीं, इतिहास आपको जुमलों से नहीं, आपके काम के लिए याद किया जाता है। औरंगजेब की बात करता है, औरंगजेब से हमें सबक सीखना चाहिए कि क्रूरता नहीं करनी चाहिए। औरंगजेब से हमें सबक सीखना चाहिए। उसकी कब्र खुदने से जो अनुराग जी ने कहा, अगर रोजगार आज मिलता है तो हम सब आपके साथ उसकी कब्र खोदेंगे। उसकी कब्र खोदने से चलिए, अब दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली है। तालियां बजाइए दोनों ही पार्टिसिपेंट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले पार्टिसिपेंट को मौका दीजिए जिनसे जजेस सीधा सवाल करेंगे। अपनी अपनी तरफ से एक एक वक्ता को भेजिए। जल्दी से जल्दी आइए, फौरन आइए, तेजी से आइए और उसके बाद से आपके साथ शुरू करते हैं। जी जनाब। मलूक नागर साहब, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, आपने समा बांध दिया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अपनी प्राथमिकताएं तो स्पष्ट करें कि क्या आप सबके लिए सुख, चैन और शांति चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि किसी ऐसी एक प्रकरण को ले आए जिससे कि देश में विवाद हो और उस विवाद के चलते हमारा उल्लू सीधा हो? ठीक है, उनका सवाल सीधा कि क्या विवाद मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, जवाब दीजिए। विक्रम सिंह जी, इस बात का जवाब है हमारी प्राथमिकता है देश, हमारी प्राथमिकता है देश के लोग, हमारी प्राथमिकता है देश का विकास, हमारी प्राथमिकता है नौजवानों को बढ़िया शिक्षा, हमारी प्राथमिकता है देश में सुख और शांति रहे और देश तरक्की करता रहे। मेरा सवाल दोनों से है हाँ। कि आप औरंगजेब के साथ एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं? सर, उनको छोड़ दिए, कोई मतलब की हाँ नहीं। नहीं, आप सही पूछ रहे हैं इनसे, क्योंकि इन्हीं के दोनों नेता हैं जो औरंगजेब को लेके आए हैं और महाराणा सांगा। क्या प्लान क्या है, क्या करना चाहते हैं? क्या इतने प्लान दिनों है? से वो पूछिए न्यूज में क्यों है? देश का सम्मान तब होता है जब हिंदुस्तान का नागरिक बाहर जाए और जब किसी भी देश में जाए, देश में घुसते ही उसका सम्मान शुरू हो जाए कि हिंदुस्तानी आया है। लेकिन हिंदुस्तानी को हथकड़ी लगा के अमेरिकन वापस भेजेंगे और फिर उसके बाद हमारे ये बोलने वाले प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के चुप्पी साध जाएंगे। हो सकता है अमेरिका के लिए वो इलीगल हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए लीगल है वो। आप मेरा सम्मान कीजिए, हथकड़ी लगा के उसे मत भेजिए। आपने अगर नौकरी दी होती तो नहीं जाते वहां पे, आपने अगर यहाँ उनको रोजगार दिया होता तो वो अमेरिका नहीं जाते, उनको इलीगल रास्ते से नहीं जाना पड़ता, सीना चौड़ा करके जाते अमेरिका में, क्योंकि उनके पास रोजगार होता। वो मजबूरी में गए थे और मजबूरी का फायदा अमेरिका उठाकर हथकड़ी और बेड़ियां लगा के हमें भेजा। ये वही पार्टी है ना 1942 में जब आजादी का आंदोलन हो रहा था, इनकी पार्टी ने भाग लेने से इनके जो आरएसएस ने मना कर दिया था और कहा था, अंग्रेजों से बोला था हिंदू हो जाओ, अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ। ये आपका राष्ट्रभक्त है। राष्ट्रभक्त आपको सिर्फ नफरत के नाम पे याद आता है। हिंदुस्तान को अंदर में आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप चाहते नहीं हो। तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। दोनों स्पीकर्स ने जबरदस्त बैटिंग की है। अब दोनों जो आखिरी के स्पीकर्स हैं वो उसके बाद से जजेस को फैसला करना है। सवाल पूछे प्रभु जी। मैं शुरू करना चाहता हूँ। किसी ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसका नाम आप बता देंगे कौन था लिखने वाला, उसे पता लग जाए कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। सवाल ये कि जितना झगड़ा हो रहा है इस बात पे हो रहा है कि हमारी भारत की आइडेंटिटी क्या है।
मेरा इन दोनों से सवाल ये है कि आप भारत की कौन सी आइडेंटिटी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? हर बार झगड़ा हो रहा है हिंदू मुसलमान या दूसरा के बात के बारे में। व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट भारतीयता? उसके अंदर भी विरासत है, उसके अंदर भी विकास है। डिफाइन भारतीयता मतलब आप बताइए कि आपके लिए भारतीयता के मायने क्या हैं? दोनों बारी बारी से। देखिए, जो लोग इन्होंने अभी कहा प्रभु जी ने कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी इकबाल ने तरानाए मिल्ली भी लिखा जिसमें कहा कि मुस्लिम हैं हम, सारा जहां हमारा। ये पूरी दुनिया इस्लाम की दुनिया है। जो पैन इस्लामिज्म को नहीं जानते हैं वही इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं। इस देश का हिंदू यदि नहीं जागेगा, अपने आप को कंसोलिडेट नहीं करेगा, तो वो बांग्लादेश देखेगा, पाकिस्तान देखेगा। अफगानिस्तान से तुम्हारे सारे वजूद मिट गए हैं, पाकिस्तान से तुम्हारे वजूद मिट गए हैं, बांग्लादेश से सारे वजूद मिट गए हैं। और भारत के अंदर तुम कहते हो खतरे नहीं है, पूरे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले तुम्हारे हाथ से निकल गए हैं, आसाम के सीमावर्ती तुम्हारे हाथ से निकल गए हैं, पश्चिमांचल तुम्हारे बिहार से हाथ से निकल गए हैं। 200 से ज्यादा जिले जो हैं वो एक पाकिस्तानी हब जैसा खड़ा हो गया है, इस देश के अंदर खड़ा हो गया है। सड़क पर जाकर के सरतन से जुदा के नारे लोग लगाता है और फिर भी कहते हो इस देश को खतरा नहीं है। आने वाले दिनों में तुम भुगतोगे। यदि हिंदुस्तान नहीं चाहता, यदि हिंदुस्तान का हिंदू समाज नहीं चाहता, तो आने वाले दिनों में वो भुगतेगा। औरंगजेब को यदि लोग नहीं मानता, तो औरंगजेब के साथ हजारों लोग उसके साथ। सर घंटी बज गई, क्लास खत्म। आपके लिए भारतीयता का क्या अर्थ है? भारत को खतरा ऐसी सोच से है, भारतीयता को खतरा ऐसी सोच से है। सरदार पटेल ने इसीलिए कहा था हिंदू राष्ट्र एक पागल विचार है। भारतीयता क्या है, मैं सिर्फ दो चीजों से अपने को डिफाइन करता हूं। रसखान ने कहा था मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के धाम। और कबीर ने कहा था मैं तो राम की बहुरिया। कबीर कौन है और रसखान कौन है इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बात और आप उनको देशद्रोही की श्रेणी में लाके रखना चाहते हैं। आप औरंगजेब के औलादों के बारे में बातचीत करते हैं। आपको याद है मिर्जा राजा जयसिंह कौन है? आपको याद है जसवंत सिंह कौन है? आपको याद है मान सिंह कौन है? और आपको याद है राणा प्रताप और मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह में क्या फर्क है? जब हिंदुस्तान की बच्चियों के साथ गलत हो रहा था तब ये मिर्जा राजा जयसिंह कहां थे? किसके साथ खड़े थे? क्या ये बराबर के अपराधी नहीं है? क्या इन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? तो जब औरंगिया की औलाद कहते हैं, उनको आप गाली बकते हैं, तो ये मिर्जा जसवंत सिंह की जो औलादे हैं उनके साथ क्या करेंगे आप? चलिए ठीक है, सवाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चलिए ताली के साथ दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए और अब आपकी घड़ी है। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी की बात से प्रभावित होकर गमछा बदलना चाहता है? आप लोगों की जिंदगी सबसे अच्छी है। मतलब आप लोगों ने जीते जी मोक्ष पा लिया है। ना सवाल पूछना है, सफेद रंग लेना है। अब ये देखिए क्या शुरू हो गया। दिखाइए, उधर दिखाइए। आप बुला रहे हैं उनको? हाँ? अच्छा ठीक है, एक एक बयान दोनों तरफ से लेते हैं कि क्यों आप उनको अपनी तरफ बुला रहे हैं। जल्दी से, ये आखिरी वाला हिस्सा है। क्यों बुला रहे हो भाई उनको? हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार आपका, भारत आपका परिवार है। आप भी हमारे साथ, पृथ्वी आपका परिवार। दूर रहने से कुछ होने वाला थोड़ी है। साथ आइए, मिलकर भारत को महान बनाते हैं। और जो इतिहास में हुआ है आईना सबको दिखाते हैं कि जो औरंगजेब ने किया है और जो अन्य मुसलमान आक्रांताओं ने किया, सच तो सामने आएगा। हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। भाई इधर से, आप लोग उनको क्यों बुला रहे हैं? मैम ये वो लोग हैं जिन्होंने, ये लोग सावरकर, बुला क्यों रहे थे? बता रहा हूँ, ये लोग जो है सावरकर से ताल्लुक रखते हैं। जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था तब ये उनको माफीनामे लिख रहे थे। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम गांधी के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा था। आज हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, तो आपको इस पक्ष में आ जाना चाहिए। आप में से कोई है यहाँ पर जो कुछ बोलना चाहता है? मैम जैसा कि आपने कहा कि हम बहुत ही मोक्ष प्राप्ति वाले लोग हैं। चेहरा देखो ना अपना, लाट पर चमक है। अरे मैम वो बचपन से ही है।
मैम, एक आज का युवा किसी एक पक्ष के हिसाब से नहीं देख सकता। आज हमें इतिहास को भी देखना पड़ेगा और आज हमें अपने डेवलपमेंट पर भी बात करनी पड़ेगी। आज का युवा सिर्फ और सिर्फ ये किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि आप सिर्फ इतिहास की बात करते हैं। अगर इतिहास पर बात नहीं करनी आपको तो बचपन से अकबर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं आप, उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? और अगर सिर्फ आपको इतिहास पे ही बात करनी है तो आज आप सिर्फ कॉलेज जाके नौकरी की बात क्यों करते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ इतिहास की बात ही करते रहे, अपनी जिंदगी उसी में बिता दें। गमछा उठा के ला रहा है तुम्हें पहनाने को। तो आज का युवा जो सच में अपने देश की बात करना चाहता है वो किसी एक पक्ष में कभी नहीं हो सकता। सत्य के बात पर चलने वाला इंसान होना चाहिए आज का युवा। गमछा नहीं बदलना है किसी को गमछा नहीं बदलना है। हाँ, फाइनल? क्या हटा रहे हो गमछा? आप लोग को बदलना है किसी को? नहीं, बात सबकी हो गई है। अब मुझे लगता है जजेस की बारी है। आपको बताना है कि कौन सी टीम जीतती हुई नजर आ रही है, कौन सी टीम ने अपनी बात ज्यादा अच्छी बोली और कौन आपकी नजर में बेस्ट वक्ता रहा। जय हिंद। जी जनाब। सुप्रिया जी में और गौरव जी में टाई है और बाकी मैं चाहूंगा प्रभु जी आपके विद्वतापूर्ण वक्तव्य आपके भी मिलने चाहिए। तो इन्होंने तो भाई टाई घोषित कर दिया है। गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत में तालियां बजाइए। सुप्रिया जी और गौरव जी टाई है, कम से कम विक्रम सिंह साहब की नजर में। इतिहास और भूत में बहुत हल्का सा फर्क है। हमको लगता है कि हम सब में भूत लटक गया है। गांव में ना उसके लिए ओझा गुनी होते थे, भूत उतार देते थे। आप लोगों का भी भूत उतरना चाहिए। वर्तमान में भी नहीं है, भविष्य में तो जब कहाँ जाएंगे। पर डिबेट मजेदार रहा। परफॉर्मेंस के लिए मैं गौरव जी को 10 नंबर देता हूँ। 10 नंबर? हाँ। भाई गौरव भाटिया को 10 नंबर मिल रहे हैं। और किसको? और सब्सटेंस के लिए मैं सुप्रिया जी को 7 नंबर देता हूँ। सब्सटेंस के लिए 7 नंबर सुप्रिया जी को। तालियां बजाइए भाई। मुझे पता है आज गौरव जी बहुत खुश होकर बहुत अच्छी नींद सोएंगे। प्रभु चावला जी। मैं यहाँ मत पत्रकार के रूप में बैठा हूँ। मेरे लिए होती है खबर इम्पोर्टेंट कि इन वक्ताओं ने क्या नई खबर दी है, क्या नए विचार रखे। मेरे को लगता है उसके अंदर इन सबको 0 मिलना चाहिए। परंतु अगर ये बात ये है कि प्रभु जी ये ठीक नहीं है, लेकिन ये क्या मतलब? मैं हेडलाइन की दृष्टि से देख रहा हूँ। अगर कॉम्पिटिटिव ये था कि कौन इम्प्रेस कर सकता है अपनी पार्टी को लॉयल्टी के माध्यम से, तो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर मैं फिर भाटिया जी को दूंगा। भाई गौरव भाटिया जी आज सबके फेवरेट वक्ता हो रहे हैं। तालियों के साथ गौरव भाटिया के लिए। तीनों ने उनको घोषित किया। सुप्रिया जी को विक्रम सिंह साहब ने टाई दिया है। परफॉर्मेंस, हम कोई ड्रामा करने तो आए नहीं थे कि यहाँ पे ड्रामा होगा। परफॉर्मेंस जो है, मुझे लगता है तथ्यों के आधार पर डिबेट होना चाहिए। तथ्य और आंकड़े बताते हैं कि आप देश को खुदाई कराना चाहते हैं, हमारे तथ्य और आंकड़े बताते हैं कि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। निश्चय और जो निर्णय है वो आप लोगों को करना है। अब ये मौका है जब आपको जजेस को सिर्फ थैंक्स कहना है। सबने अपने अपनी बात कह दी है, वो टाइम निकल चुका है। कोई परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन किसकी दलीलें सबसे ज्यादा अच्छी लगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, हम रहें ना रहें, ये देश रहना चाहिए, तिरंगा होना चाहिए। और जो बात मैंने उस मंच से कही, पार्टी की तरफ से अपने दिल से कही, जो हमारे विचार थे, अंत करूंगा एक बात कह के। यहाँ कोई जीत और हार नहीं हुई है। लोकतंत्र में 2 विचारधारा होती हैं, आपस में टकराती हैं, अमृत निकलता है, अमृत देश के हिस्से में आता है। इसी मंचा से हमने ये चर्चा करी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तालियों के साथ आप सभी का बहुत अभिनंदन। अब आप लोगों के लिए जल्दी से वोट करने की बारी है, तो आप QR कोड को स्कैन करके वोट कर सकते हैं। कितने लोग ये मानते हैं? जो मोशन है वो एक बार फिर से आपको बता दें। गड़े मुर्दे उखाड़कर आज के मुद्दों को दफन किया जा रहा है। अगर आप इससे सहमत हैं तो आप देखिए, एक टीम हाँ कहने वाले हैं, नहीं कहने वाले और कह नहीं सकते वाले। पारा बहुत तेजी से इधर से उधर जा रहा है, लेकिन हाँ कहने वाले अभी भी बहुतायत हैं, सबसे ज्यादा हैं। 76, 75, दिल धड़क रही है। 30 सेकंड बचे हुए हैं। 30 सेकंड बचे हुए हैं। 30 सेकंड में आप सबके वोट्स आ जाएं, जिसके बाद नंबर साफ हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ करके आज के मुद्दों को दफन किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद जो ऑडियंस है उसकी बात हम सामने रख रहे हैं। और ये हाँ जो 80-90 पर था वो अब 60 पर पहुंच गया है और नहीं कहने वाले 30% हैं। आखिरी के 5 सेकंड बचे हैं। आज के सवाल पर ये रही आपकी राय।
बाजीगर में इतना ही। सबने जबरदस्त पारी खेली अपनी अपनी टीम की तरफ से। तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी युवाओं का जो यहाँ पर आए, खुलकर अपनी बात कही और सार्थक बहस के जरिए ही लोकतंत्र जिंदा रहता है। खास धन्यवाद हमारे तीनों जजेस का। तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन कीजिए। बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले सप्ताह हम फिर लेकर आएंगे एक नया एपिसोड, एक नया ज्वलंत मुद्दा जिस पर जनता और नेता होंगे आमने सामने। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।